नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज हम बात करेंगे वंशवाद पर वार पलटवार की। जी हां, देश की सियासत में गांधी परिवार की भूमिका अहम रही है, लेकिन ये परिवार सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहा। सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस में परिवारवाद और वंशवाद को लेकर हमलावर रही। बीजेपी के तमाम नेता वंशवाद को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं और चुनावी रैलियों में भी वंशवाद को लेकर कांग्रेस निशाने पर रहती है। अब यूपी में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर हमले तेज हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने इसके काटने की कवायद तेज कर दी। बीजेपी की ओर से परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों के हमले झेल रही कांग्रेस अब भगवा दल पर उसी अंदाज में पलटवार करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रण में उतरने की कसरत में जुटी कांग्रेस अपने खिलाफ भाजपा के इस कथित दुष्प्रचार से आक्रामक तरीके से मुकाबिल होने की तैयारी कर रही है। भाजपा जवाबी हमले के लिए कांग्रेस अपने संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर रही है। कांग्रेस ने इसके लिए हम कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार और सच नामक एक बुकलेट तैयार कराई और इस बुकलेट का वितरण कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा रहा है और इस बुकलेट की मदद से कांग्रेस परिवारवाद और वंशवाद को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा करेगी और वे लोगों को बताएगी कि उस पर लगाया जा रहा परिवारवाद का आरोप झूठा है, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे आचार्य जेबी कृपलानी और पटाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, ओंग गराय, नवल शंकर ढेबर और नीलम संजीव रेड्डी, के कामराज और साथी एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवीकांत बरुआ, पीवी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, नेहरू गांधी परिवार से बाहर के ये लोग थे। इनके साथ गांधी सरनेम नहीं था। कांग्रेस ये बताने से भी नहीं चूकेगी कि वंशवाद कांग्रेस में नहीं भाजपा में पनप रहा है और इसके लिए कांग्रेस ने भाजपा के उन बड़े नेताओं की सूची बनाई जिनकी संतानें या तो विधायक हैं या फिर सांसद हैं और केंद्र और राज्यों के भाजपा सरकारों में मंत्री हैं। मिसाल के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक हैं और पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी दिवंगत भाजपा नेता कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह पार्टी के सांसद और पौत्र संदीप सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। लालजी टंडन के पुत्र आशुतोष टंडन भी योगी सरकार में मंत्री हैं। और इसी कड़ी में जरा हिमाचल प्रदेश का रुख किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और साथ ही उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन और उनकी पुत्री पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे और उनकी पुत्री पंकजा मुंडे, वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह आदि के नाम इसमें शामिल हैं। जाहिर है परिवारवाद और वंशवाद के आरोप बेशक कांग्रेस पर लगते हों, लेकिन इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। बीजेपी के अलावा एनसीपी, आरजेडी, सपा और दूसरे दलों में भी परिवारवाद का बोलबाला है। कांग्रेस पर आरोप इसलिए भी लगते हैं, ज्यादातर कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम गांधी परिवार से ही रहे। जाहिर है परिवारवाद के आरोपों से निजात पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या परिवारवाद केवल कांग्रेस में है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में नहीं है? अब क्या राजनीति परिवारवाद और वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकती? वंशवाद और परिवारवाद स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। परिवारवाद और वंशवाद की सियासत की करेंगे पड़ताल और जानेंगे पार्टियों का रुख। जी हां, परिवारवाद और वंशवाद को लेकर एक रणनीति शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। ऋषभ तिवारी हैं जो कि बीजेपी के लीडर है, वो हमारे साथ हैं। विकास श्रीवास्तव है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस यूपी के, वो भी हमारे साथ हैं। विकास जी, एक बाकायदा लाइन पकड़ी गई थी बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस को वंशवाद और उसके साथ साथ ही जो एक गांधी सरनेम होता है उसके इर्द गिर्द रखेंगे, लेकिन आप तो उससे अलग की बात करते थे। आप कहते थे कि भाई विकास को लेकर बात करेंगे, महंगाई को लेकर बात करेंगे, दूसरे जो मसले हैं उसको उठाएंगे। क्या दूसरे मसलों को लेकर, और सबसे बड़ा मसला महंगाई, उसे लेकर कांग्रेस ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्या, कि अब वंशवाद और बाकी जो परिवारवाद है उसके लाइन पर चलने की तैयारी कर रही है? बेरोजगारी को मुद्दा बना रखा है, किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाया है, उत्तर प्रदेश में बढ़ती महिला हिंसा को मुद्दा बना रखा है। प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला जो है उसकी सोच, उसकी संकीर्णता भी सामने आती रही है विभिन्न चुनावों में, और जब सवाल उठते हैं तो उसका माकूल जवाब भी देना आना चाहिए कार्यकर्ताओं को। उसके लिए अगर कोई प्रयास पार्टी स्तर पे हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये हम कोई विशेष मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि ये कोई अहम मुद्दा नहीं है।
ये हमारे लिए देश पहले है, देश की जनता और उसकी समस्याएं पहले हैं, और राजनीति में तो देश की समस्या तो इस वक्त नहीं देखिए, आपने कहा विकास जी कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो देश है, देश के लोग हैं, देश की जनता है। तो देश की जनता को परिवारवाद और वंशवाद से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसके किचन का, उसके घर का बजट बिगड़ता जा रहा है, वो समस्या है। जो उनके घर के युवा है, बेरोजगार बैठे, वो मसला, उसको लेकर रणनीति नहीं बन रही है। लेकिन बीजेपी को परिवारवाद और वंशवाद पर कैसे जवाब देना है, उसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, चौपालों द्वारा न्याय पंचायत स्तर पे संगठन खड़ा किया गया है, विधानसभा स्तर पर स्थानीय मुद्दों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय सलमान खुर्शीद जी, हमारी कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र जी, ऑटो रिक्शा से गोरखपुर में पूरे मीडिया में, आपने सोशल मीडिया में हर जगह देखा होगा, वो स्थानीय रिक्शे वालों से बात करके उनके रिक्शा वालों के मुद्दे हैं, गरीब लोगों के मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर आम महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। धुएं से परेशान महिलाएं जिनको उज्ज्वला सिलेंडर तो मिला, पर उसका भरवा पाना उनके बस में नहीं है। और 2,000 रुपया जो किसान, प्रधानमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, उसमें जो घोटाला हो रहा है, किसानों से बात हो रही है, किस तरीके से खाद का रेट बढ़ा दिया और उसमें से 5-5 किलो खाद की चोरी कर ली गई, और जिस तरीके से उनका खाद की फसलों को खाद के अलावा जो उनकी फसलों की खरीद का जो एमएसपी सरकार बताती है, उस एमएसपी से 400-500 रुपए कम में किसानों को अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। स्थानीय स्तर पर सड़कें नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से बजट में कटौती की गई है उत्तर प्रदेश सरकार में, कुपोषण के नंबर 2 पर आ गया उत्तर प्रदेश। और स्वयं अब यही देखिए समस्याएं आपको सारी पता है। समस्याएं इस वक्त क्या इस वक्त बनी हुई है विकास जी, श्रीवास्तव जी, इस वक्त क्या समस्याएं हैं वो सभी आपको पता है, लेकिन यहाँ पर फोकस किस पे किया जा रहा है? वंशवाद और परिवारवाद को लेकर बीजेपी को जवाब कैसे दे रहा है ऋषभ जी? ये डिबेट का विषय है, इसलिए मैं आपके ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त काम क्या कर रही है वो भी देखने वाली बात है। ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी पहले जनहित में काम कर रही है और उसको पता है कि केवल जनता ही इस न्यायाधीश है, जनता के अलावा राजनीति है, बाकी सब मिथ्या है। इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल करती है तो हमारे पास माकूल जवाब होना चाहिए। उसके लिए अगर हमने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को ये बातें बताई है कि सच्चाई, ठीक है, आपकी पूरी बात आ गई विकास जी। एक बार ऋषभ जी का भी रुक कर ले, ऋषभ जी, हमेशा देखा गया, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव है, चाहे बिहार में हो या फिर पंजाब में हो, हर बार जब भी होता है तो सीधे यहाँ पर बीजेपी किसी भी पब्लिक मंच पे हो, वहां पर सीधे कांग्रेस को परिवारवाद और वंशवाद को लेकर घेरती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो आंकड़े सामने आए कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जो पुत्र हैं पंकज सिंह, वो भी नोएडा से बीजेपी के विधायक हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर एक एक करके बताऊंगी तो उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। लेकिन अब इस मसले को लेकर भी कांग्रेस तैयारी कर रही है। अब नया मंत्र क्या ढूंढिएगा? देखिए, मैं अहिंसा और शांति से आरोपों को और कुछ झूठे फैक्ट्स को सुना, उम्मीद करूंगा कि शांति से मेरे जो कांग्रेस के भाई बैठे वो भी सुनेंगे। सबसे पहली बात, हमें और आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने कांग्रेस की झूठ को और देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि वंशवाद होता क्या है। बात हम कर रहे हैं पंकज सिंह जी की, बात हम कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी की, बात हम कर रहे हैं पूनम महाजन जी की। आपको पता होना चाहिए कि पंकज सिंह जी जिनके पुत्र हैं, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बावजूद वो अभी एक सामान्य विधायक नोएडा से है। और पंकज सिंह जी मंडल के महामंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं, मंडल, जिला, प्रदेश तक का सफर उन्होंने बकायदा एक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है। तो उन्हें उस रूप से देखना है। और वंशवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। वंशवाद मैडम वो होता है जब कांग्रेस के परिवार के लोग 20 साल से एक ही परिवार के लोग अध्यक्ष बिना किसी टैलेंट के, टाइटल के आधार पर बैठते हैं, तो वो वंशवाद होता है। वंशवाद वो होता है जब लालू यादव के पार्टी में बिना चैन के उनके बेटे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, तब वो वंशवाद होता है। वंशवाद तब होता है जब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जब चली, उसके बाद अखिलेश यादव भी उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विकल्प दिखे, वो वंशवाद होता है। मुझे बताएं, क्या नड्डा जी के बाद कोई ये गारंटी से श्योरिटी दे सकता है कि नड्डा जी के पुत्र ही बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष?
राजनाथ सिंह जी के बाद क्या उनके पुत्र डायरेक्ट मंत्री बन गए? क्या अनुराग ठाकुर जी के पिताजी के हटने के बाद उनके बेटे डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए या हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष बन गए? नहीं, उन्होंने कार्यकर्ता के तौर पर संघर्ष किया, संघर्ष करके युवा मोर्चा के राष्ट्र कार्यकारिणी के सफर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर किया। तो हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि वंशवाद क्या है और पार्टी में संघर्ष करते आना किसे कहते हैं। पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, घर से कोई पॉलिटिकल पर्सन रहा है, तो वह वंशवाद की श्रेणी में नहीं आता। वंशवाद की श्रेणी तब हम कहेंगे जब टैलेंट नहीं टाइटिल देखा जाए, और यह भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट देखा जाता है, टाइटिल नहीं देखा जाता। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बहुत ही कम जानकारी के साथ जब टीवी पे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है जनता के सामने वो क्या बात करेंगे। पहली बात तो ये, किसान निधि के तहत 2000 दिए जा रहे हैं, क्वार्टरली पता कर रहे हैं, वो 1000 नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात, स्वच्छता की बात आप कर रहे हैं। इतने सालों तक गांव की महिलाएं मजबूरन खुले में शौचालय के लिए जाते रही, उस समय आपको चिंता नहीं हुई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस सरकार ने न जाने कितने शौचालय देश में बना रखे, एक अभियान छेड़ दिया स्वच्छता को लेकर, और आज हम बात करेंगे स्वच्छता की। शर्म आती है मुझे आपके इस वक्तव्य पे। दूसरी बात, हमें उस समय को नहीं भूलना चाहिए जब 2014 में सरकार चेंज हुआ था। क्या स्थिति थी देश की? 18,000 ऐसे गांव थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां 70 साल के बाद बिजली पहुंचानी पड़ रही है। ऐसे देश चलाया था आपने, जहाँ देश को 4 रोटी की जरूरत थी, आपने 2 रोटी खिलाई। आज आप बात करते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। आप अपना अतीत ना भूलें। अच्छा तब होता जब आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते और देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में अपनी योगदान दें। ठीक है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना ऋषभ जी, कि अभी भी अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई से जनता भी इस वक्त परेशान है, बेरोजगारी अभी भी व्याप्त है, समस्या अभी भी बनी हुई है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की भी जरूरत है। लेकिन परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जो चर्चा है वो आगे भी बढ़ाएंगे। जी हाँ, मुद्दा में आज बात कर रहे हैं परिवारवाद और वंशवाद को लेकर, खासतौर पर वो एंगल जिसको लेकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस को घेरती आई है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घेरती आई है। लेकिन अब उसी एंगल पर पूरी तरीके से जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। देखना ये होगा कि इसका असर 2022 में कितना होगा। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, देखिए अगर अभी ऋषभ जी की बात सुनी आपने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए शीर्ष नेतृत्व देखिए, जो टॉप पर देखिए कि वहां पर जो स्थिति है, वहां पर अगर देखा जाए तो पहले सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी, और उसके बाद अभी देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं देखने को मिल रहा है जिसको जिम्मेदारी दी जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। तो इसको कैसे आप डिफेंस करेंगे? देखिए, धैर्य देने की जरूरत है, धैर्य से सुनने की जरूरत है। सोनिया जी ने जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष संभाला तो उस वक्त 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी थी, और उनके अथक प्रयास, दौरे कार्यक्रम और जनसंपर्क के बाद, पूरे भारत के भ्रमण के बाद 19 राज्यों में कांग्रेस पार्टी है और उनकी मिलीजुली सरकार बनी। इसके बाद उन्होंने 10 साल कांग्रेस यूपीए का गठबंधन बना करके उत्तर भारत से लेकर के पूरे समुद्र दक्षिण भारत पूरा एक करने के बाद उन्होंने 10 साल एक ऐसी गुड गवर्नेंस दी जिसने जीडीपी तो शानदार स्तर पर पहुंचा दिया। और आज क्या हुआ? -23। बहुत ही योग्य लोग हैं। नोटबंदी करने गए थे, 70% खुदरा व्यापार खत्म हो गया। जीएसटी में 2% जीडीपी बढ़ाने की बात हो रही थी, -23 पहुंच गए। एक सरकार के मुखिया के तौर पे अगर आप उनको देखते हैं तो उन्होंने कभी सरकार की मुखिया के रूप में भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में भूमिका निभाई। और समस्त राजनीतिक दलों ने जो यूपीए में शामिल थे, इन सब लोगों ने मिलकर उनको अपना चेयरमैन किया। यहाँ पर कहीं भी कोई जबरदस्ती थोपी हुई बात नहीं थी। थोपा गया था अडानी और अंबानी की शर्तों पर, अडवाणी जी को और राजनाथ सिंह को डिसोन करके भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में दामोदर दास नरेंद्र। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने सीधे मुझसे कहा था कि देखिए आज का टॉपिक वंशवाद और परिवारवाद को लेकर है, तो वहीं पर रहेंगे। आप यहाँ अडानी पे पहुंच गए। अच्छा एक बात बताइए, नहीं 1 मिनट सुनिए जरा। आपने ये तो गिना दिया, एक मिनट विकास जी, आपने ये तो गिनवा दिया कि सोनिया गांधी ने जब अध्यक्ष पद की मतलब वहां पर पूरा पदभार संभाला उन्होंने, तो किस तरीके से सफलता मिली वो आपने गिनवा दिया। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद जो फेलियर हुआ उसके लिए भी तो जिम्मेदार आप मानेंगे किसी को? और अगर फेलियर के जिम्मेदार वो हैं तो किस मतलब क्या ऐसा देख के फिर उनको ये पद दिया गया था?
ऐसा क्या अनुभव देख के उनको राहुल पद जी किया के गया था? देखिए सरनेम राहुल की जी वजह से, के गांधी सरनेम की नेतृत्व वजह में से? देखिए सुनने का भी मादा रखिएगा, प्रश्न किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में इतिहास रचा। एक ही दिन में 3 राज्यों में जो काऊ बेल्ट का जो हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 3 राज्यों में एक साथ शपथ ली गई थी, वो माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व था। गुजरात में 8-9 सीटें कम हो गई थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की हैसियत सी प्लेन से लेकर के सारे मठ मंदिरों तक घूम रहे थे। कर्नाटक जैसी जगह पर जहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत संघर्ष करना था, वहां सरकार बना दिया। ठीक है, फिर इस्तीफा क्यों दे दिया महाराष्ट्र में आपने देखिए, महाराष्ट्र में इतिहास रचा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? जब इतने कामयाब थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, तो फिर इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई थी? क्योंकि हमारे नेता करेक्टर की पॉलिटिक्स करते हैं। 10 साल यूपीए गवर्नमेंट थी, अगर रात में भी तय हो जाता तो सवेरे राहुल जी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। 335 से ज्यादा साल से जो उनका समर्थन था, सारा विपक्ष जवान सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर सोनिया जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर उन्होंने अंतिम व्यक्ति सरदार मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक को भारत का प्रधानमंत्री बनाया और एक गुड गवर्नेंस दिया। पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर भारत को आर्थिक रूप में मजबूत बनाया। ठीक है ऋषभ जी। और राहुल जी अपनी योग्यता के दम पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी छोटी बहन आदरणीय प्रियंका जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी है। जब चाहे जिधर से चाहे राज्यसभा में जा सकती है, संसद के अंदर जाके आवाज उठा सकती है, पर वो जनता के बीच में, चाहे वो सोनभद्र का उमदा का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ हो, चाहे हाथरस की बेटी के साथ काम में जो बलात्कार का कार्य करने के बाद गुंडों को आकर उसको पूरा प्रचार दिया भाजपा ने, जिस तरीके से उन्होंने कुलदीप सेंगर को हटाया नहीं, उस संघर्ष की बात रही हो, चाहे वो लखीमपुर में चीर हरण हुआ हो बेटी का, दलीय भावनाओं से ऊपर उठ कर प्रियंका गांधी जी ने नेतृत्व किया और इनके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ की जो बात थी उसको बेनकाब किया। ठीक है, इन्होंने केवल बेटियों की इज्जत के साथ खेला है। चिन्मयानंद जैसे लोगों को सम्मान दिया है, आशाराम जैसे लोगों को सम्मान दिया है, राम रहीम जो गुरु था उसको हेलीकॉप्टर और 500 गाड़ियों का काफिला देकर मोहनलाल खट्टर ने सम्मानित किया। इनका काम केवल बेटियों के साथ बलात्कार करो और उनकी बेइज्जती करो और अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अब रुकिए विकास जी। ऋषभ जी देखिए, सबसे पहले मैं इनके सारे बातों पे आता हूँ। थोड़ी हंसी भी आ रही थी कन्वर्सेशन के बीच में कि इनकी वाक्यों को आज जो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे होंगे और वो उन्हें लग रहा होगा कि कोई कॉमेडी चैनल की जरूरत नहीं है, इनके द्वारा ही अच्छा कॉमेडी चल रहा है। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी को जिन जिन प्रदेश में भेजा हुआ भाजपा के 7 सीट कम कर दिए, 6 सीट कम कर दिया। मतलब ये वही बात हुई कि भैया हम बस 10 नंबर के लिए फेल हो गए। देखो हमने 30 में पास था, 20 नंबर ले आए, फेल हो गए हम, लेकिन 10 नंबर के लिए फेल हो गए, कहीं 5 नंबर के लिए फेल हो गए। अरे भैया शर्म कीजिए, चैनल पर बैठकर आप कांग्रेस की फेल की गाथा कर रहे हैं। आपकी 15 साल मध्य प्रदेश की सरकार की उखाड़ के फेंका राहुल जी ने। राजस्थान में आपकी बहुत ही वीर आंदोलन वसुंधरा राजे की उनकी सरकार को उखाड़ के फेंका। प्रधानमंत्री जी को सी प्लेन से लेकर के गली गली एक विधानसभा में भटकना पड़ा। 22 से ज्यादा कांग्रेस एमएलए को फेल किया था आपने। इसके बावजूद आपको गुजरात में सबसे पहले अगर पानी पिलाने का काम किया तो माननीय राहुल गांधी जी ने किया। क्यों मिर्ची लग गई सर? मिर्ची लग गई सच्चाई सुनने पे। फेलियर की गाथा गा रहे हैं चैनल पर बैठ के कि हम फेल हुए तो 10 नंबर पे हुए, हम फेल हुए तो 7 नंबर पे हुए। अरे अच्छा तब लगता जब बोलते हम पास हुए, फर्स्ट किए, विरोधियों को हराए। लेकिन वो कुब्बत आपके राहुल गांधी में नहीं है, वो टैलेंट आपके राहुल गांधी में नहीं है कि वो टैक्टिव है, टैलेंट नहीं है। और प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं आप, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। अच्छा तब होता जब प्रियंका गांधी केरल में जाके भी महिलाओं की आवाज उठाए, बंगाल में भी जाके महिलाओं की आवाज उठाए। केवल वहीं से उनको महिला दिखती है जहाँ पे उनको मोदी सरकार और भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिलता है। ठीक है ऋषभ जी, एक मिनट रुकिए जरा, अब रुक जाइए ठीक है, रुकिए जरा, रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है ऋषभ जी सुनिए जरा। ऋषभ जी एक बात बताइए, 2022 का विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा स्टेट है तो नजर सबकी वहीं पर रहेगी, हालांकि पंजाब में भी है, लेकिन क्या इस बार सुनिए, ठीक है ऋषभ जी एक बार सवाल, नहीं ऋषभ जी सवाल सुनिए, ऋषभ जी सवाल सुनिए, उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगी। ठीक है सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ऋषभ जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी
बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस को घेरने का सिर्फ वंशवाद या परिवारवाद पे रहेगा, या फिर महंगाई, बेरोजगारी जो अभी स्थिति बनी हुई है, इन मसलों को लेकर भी चर्चा होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो 2022 में या कोई भी चुनाव में हमारा एजेंडा केवल विकास रहता है और विकास ही रहेगा। कांग्रेस को हम कहीं भी नहीं देख रहे, इसलिए नहीं देख रहे, इन्होंने विपक्ष में रहकर अपनी जो चरित्र को साबित किया है, चाहे राज्य हित के लिए चाहे देश हित के लिए, वो जग जाहिर है। हमारा केवल एक ही एजेंडा है, चुनाव के लिए राजनीति हम करते ही नहीं। हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो केवल चुनाव तक सीमित हो। विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने जो देश में कानून व्यवस्था से लेके विकास की गाथा गढ़ी है, हम उसको लेकर मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता के साथ साथ यूपी की जनता पुनः हमें सत्ता में लेकर आएगी, क्योंकि वो भी समझती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी और ऋषभ जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।